Hi to all banking aspirants who are going to appear in their bank PO and IBPS SO exams. In this session, we are going to solve previous year question papers and mocks regarding financial reforms in Indian banking system. So start करते हैं. देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एस इन स्विफ्ट. अब देखो ये जो स्विफ्ट है ना, ये एक फाइनेंशियल रिफॉर्म है आपके बैंकिंग सिस्टम में. तो इसका जो पहला लेटर है एस, वो क्या डिफाइन करता है? सोसाइटी. अब देखो जो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था? 1977 में. कहाँ पे? बेल्जियम में. ठीक है, बेल्जियम में ये फॉर्म हुआ था. ठीक. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अ वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क विच एक्सचेंज मैसेजेस बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज नोन एज. अब देखो जो स्विफ्ट है ना, उसका काम क्या है? उसका काम क्या ये है कि वो फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क को एक्सचेंज करता है. एक्सचेंज क्या करता है? लाइक बैंक के डिपॉजिट्स को, है ना, रिसीवर्स के पास, डिपॉजिटर्स के पास. ठीक है, तो ये जो स्विफ्ट है वो कहाँ का है? बेल्जियम बेस्ड सिक्योर सर्विस है ना. ठीक है. नाउ हमने देखा था ना यार, इसमें 16 जो स्विफ्ट है उसमें कितने प्रिंसिपल थे? 16 बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसके, है ना. 16 बेसिक प्रिंसिपल है इसके जिसपे ये स्विफ्ट वर्क करता है. ठीक है. नाउ स्विफ्ट असाइन 8 to 11 डिजिट लॉन्ग कोड आल्सो नोन एज. अब देखो स्विफ्ट में क्या होता है? स्विफ्ट में कहीं किसी किसी कंट्री में 8 डिजिट के कोड होते हैं, किसी किसी कंट्री में 11 डिजिट के कोड होते हैं. तो ये जो कोड है उसे हम बैंक आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. स्विफ्ट जो है वो सिमिलर है जैसे हमारे इंडिया में जो IFSC कोड है ना, 11 डिजिट का है ना. इंडिया का जो IFSC कोड है वो कितने डिजिट का है? 11 डिजिट का है. ठीक है, जो आपके बैंक में अकाउंट में लगा रहता है IFSC कोड, है ना. तो इंडिया में 11, मैंने बोला ना अभी, स्विफ्ट जो है किसी किसी कंट्री में 8 डिजिट का है, किसी किसी कंट्री में 11 डिजिट का है. ठीक है. तो इंडिया का जो स्विफ्ट है ना, वो सिम जैसे इंडिया में IFSC कोड है वैसे वर्ल्ड वाइड स्विफ्ट यूज होता है. ठीक है. तो अब देखो IFSC कोड का फुल फॉर्म देख लो. IFSC कोड का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. नाउ द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट. अब देखो इस स्विफ्ट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, देखो मैंने बताया ना स्विफ्ट जो है वो कहाँ रजिस्टर्ड हुई थी? बेल्जियम में. ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है. स्विफ्ट क्या है? एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है. तो ये भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में सही है. पहला ये बेल्जियम में, दूसरा ये नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये भी इन्फॉर्मेशन सही है इसके बारे में. तीसरा ये क्या से आया? 1977 से ये ऑपरेशन में आया. मैंने यहाँ पर लिखा था ना, स्विफ्ट जो है वो 1977 में ऑपरेशन में आया. ठीक है. नाउ व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ द लेटर टी इन द टर्म RTGS. पहले तो आप RTGS का फुल फॉर्म जानो. RTGS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना. ये क्या है? RTGS क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म है. ये इंडियन फाइनेंशियल बैंक का एक सिस्टम है ना. इसमें क्या होता है कि जो बैंक होल्डर है, जिसका बैंक में अकाउंट है, वो मिनिमम मतलब ये 2 लाख से ऊपर ही पैसे आप सेंड कर सकते हो थ्रू RTGS ना. तो RTGS में जो टी है वो क्या डिफाइन करता है? टाइम. ठीक है. द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिमिटेड थ्रू RTGS इज. अब देखो RTGS में कितना मैक्सिमम अमाउंट कोई पर्सन सेंड कर सकता है, जिसका अकाउंट मतलब अकाउंट होल्डर. तो उसके लिए कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं है. ये चाहे तो 100 करोड़ 200 करोड़, है ना, कितना भी अमाउंट सेंड कर सकती है. बट जो मिनिमम लिमिट है, मतलब अगर आप 2 लाख से ऊपर भेजो तभी आप जो है RTGS को यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते RTGS सिस्टम को. ठीक है. नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड. अब देखो RTGS में मैंने बताया था ना, RTGS एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितना टाइम इंडिकेट होता है ना, बाई अकाउंट होल्डर,
उतने ही टाइम में उसके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे अकाउंट में। जो बैंक का सिस्टम है इसमें डिले नहीं करता जब भी आप आरटीजीएस से अपने फंड को, अपने पैसे को ट्रांसफ़र करते हो, है ना। हमेशा जान लो मिनिमम मतलब 2 लाख से ऊपर का ही अमाउंट आप भेज सकते हो, या तो 2 लाख या तो उसके ऊपर, तभी आप उसके लिए आरटीजीएस का यूज कर सकते हो, ठीक है। आरटीजीएस जो है वो लॉन्च कब हुआ था? अब देखो आरटीजीएस को इंडिया में लॉन्च कब किया गया था? 26 मार्च 2004 में इसे लॉन्च किया था गया था 26 मार्च 2004 में इसे लॉन्च किया गया था आरटीजीएस सिस्टम को, और 29 अप्रैल 2004 से आरटीजीएस सिस्टम यूज होने लगा था। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और आरटीजीएस इनेबल्स। अब देखो आरटीजीएस क्या करता है, ये इमीडिएट ट्रांसफ़र करता है मनी को, है ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ठीक है, तुरंत ट्रांसफ़र करता है आरटीजीएस, ठीक है। जब भी आप आरटीजीएस करते हो तो बैंक में जाके, और आरटीजीएस के हमेशा याद रखना कि 2 लाख के ऊपर का अमाउंट रहेगा तभी आप उसके लिए आरटीजीएस कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड मैकेनिज्म कैन बी मूव फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक एंड वेयर ट्रांसैक्शन इज सेटल्ड। देखो जहाँ भी ट्रांसैक्शन इंस्टेंट मतलब तुरंत सेटल हो वहाँ पे आरटीजीएस आएगा। अब देखो यहाँ पे जो व्हाट इज़ नेफ्ट, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है इसमें पूछा है। नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब जो नेफ्ट है ना, ये जो नेफ्ट सिस्टम है इसको आरबीआई ने कब इंट्रोड्यूस किया था? नवंबर 2005 में, ठीक है। नवंबर 2005 में ये नेफ्ट जो है इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट 2019 से आप नेफ्ट के थ्रू 24/7/365 मतलब 365 दिन 24 घंटे आप नेफ्ट का यूज करके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। नेफ्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अभी मैंने बताया 2005 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था नेफ्ट, ठीक है। नेफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेफ्ट वर्क्स ऑन द राउंड क्लॉकवाइज। अभी जो करंट में कितना यूज 24/7/365 मतलब 365 दिन साल के आप 24 घंटे नेफ्ट का यूज करके पैसे को भेज सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? दिसंबर 2019 में, है ना। नेफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप इससे अब साल के 365 दिन 24 घंटे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। नाउ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। अब देखो अम्ब्रेला क्या होता है? एक छाता के नीचे सभी आ जाए, है ना। तो उसके लिए जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था 19 दिसंबर 2008 में, है ना, फॉर रेगुलेशन। ये क्या करता है? एक रेगुलेटर अथॉरिटी की तरह काम करता है, ठीक है, अदर बैंक के लिए, अदर बैंक लाइक रिटेल पेमेंट सिस्टम जो होता है उसी के लिए, ठीक है। एनपीसीआई इज़ द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। देखो एनपीसीआई किसके लिए है? रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए, है ना, इंडिया में सभी के लिए। और एनपीसीआई को कौन कौन प्रमोट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में, है ना, अप्रैल 1935 में, ठीक है। तो देखो एनपीसीआई कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 19 दिसंबर 2008। याद रखना 19 दिसंबर 2008 को एनपीसीआई इंट्रोड्यूस हुआ था, आ चुका था, ठीक है। नाउ द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस टर्म्ड एज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, NASCH, है ना। ये किसके लिए था? जो NPCI है ना, उसने क्या इम्प्लीमेंट करा? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। ये सबके लिए है, बैंक्स के लिए है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है, और जितने भी कॉरपोरेट बैंक है उनके लिए है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी है ना। NPCI ने इम्प्लीमेंट करा था NACH। अब देखो NACH क्या होता है? वेट, अभी छोड़, इसको बाद में बताता हूँ NACH क्या होता है। NACH का आप फुल फॉर्म जान गए हो ना। तो अब देखो, नाउ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय NPCI। अब जो यूनिफाइड पेमेंट, तो NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो इससे आपको क्या समझ में आया? जो आपका UPI ऐप वगैरह है ना, UPI जो है वो किसने डेवलप करा है?
एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब आया था? 19 दिसंबर 2008 में एनपीसीआई को ले आया गया था, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ था 19 दिसंबर 2008, और यूपीआई जो है एनपीसीआई ने ही डेवलप करा था, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन, बताया ना, 2008 में इसको फाउंड करा गया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। नाउ अब देखो, जो चेक में ट्रंकेशन होता है ना, चेक में जो ट्रंकेशन होता है वो कैसे होता है? वो मैंने बताया था, इमेज को जब कैप्चर कर ले और MICR डाटा का यूज करके चेक का ट्रंकेशन होता है। ट्रंकेशन मतलब चेक का जो भी फिजिकल चीज़ें हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर कर लेना, है ना। इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर करने से क्या हो जाएगा कि बैंक के पास आपके चेक का सारा डेटा रहेगा। अगर वो बस कागज़ के फॉर्म में होता, फिजिकल फॉर्म में होता, तो मे भी चेक खो भी सकता है यार, इसीलिए ट्रंकेशन को यूज किया गया। ट्रंकेशन ऑफ चेक मीन्स, अब देखो ट्रंकेशन ऑफ चेक में क्या होता है कि जो चेक होता है उसको जो बैंक होता है वो स्कैन कर लेता है और फिर उसको ट्रांसमिट करता है किससे? इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस से, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फिजिकल चीज़, ठीक है, ताकि उस साइकिल क्लियर कर लिया जाए। तो इसलिए हम ट्रंकेशन का यूज करते हैं, ठीक। नाउ नेशनल फाइनेंशियल स्विचेस इज रन बाई, जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है ना, ये भी कौन रन करता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट है, 19 दिसंबर 2008, 19 दिसंबर 2008, इसी के अंदर पूरा यूपीआई डेवलप हुआ है, ठीक है। तो एनएफएस जो है वो कौन रन करता है? एनपीसीआई। अब देखो एनएफएस क्या है? एनएफएस जो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच है ना। ये एक नेटवर्क है किसका? एटीएम्स का, जो एटीएम मशीन है ना, उनका नेटवर्क है। ये क्या करता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी को यूज करता है। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टेट बैंक, आपका बैंक में अकाउंट जो है मान लो बैंक ऑफ इंडिया में है, बट फिर भी आप बैंक ऑफ इंडिया से के एटीएम से, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से जाके पैसे निकाल लेते हो ना यार, तो उसी को क्या कहते हैं? इंटर ऑपरेबिलिटी, है ना, ऑफ एटीएम्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, है ना, एटीएम का फुल फॉर्म है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीबीएस? अब देखो जो एपीबीएस है इसका फुल फॉर्म क्या है? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, बी फॉर ब्रिज, याद रखना, बी फॉर ब्रिज सिस्टम है। ये कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2013। अब देखो, द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम APS बैंक लेड मॉडल, है ना, क्रॉस, ठीक है, आधार ने इनेबल किया था बेसिक टाइप्स। तो वो क्या इंक्लूड नहीं करता? देखो आधार जो है, आधार फंड ट्रांसफ़र इंक्लूड करता है। आधार के यूज़ से अब आप कैश ड्रॉल भी कर सकते हो। आधार के यूज़ से आप बैलेंस इंक्वायरी भी कर लेते हो। आधार के यूज़ से आप कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हो, बट ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आधार से आप नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे नॉट पूछा है ना, नॉट इंक्लूडेड। नाउ आधार इनेबल्ड बेसिक टाइप्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर, आधार ने क्या क्या इनेबल कर रखा है कि आप कैश का डिपॉजिट कर लो, कैश का विड्रॉल कर लो और बैंक का इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब देखो, नेफ्ट एंड आरटीजीएस इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी स्पीक ऑफ, जब भी नेफ्ट या आरटीजीएस की बात करो तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है ना, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है जो बैंक टू बैंक हम यूज कर सकते हैं। तो देखो जो नेफ्ट का फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना। ये दोनों एक सिस्टम है जो आपके इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रन करती है, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑफ आईएमपीएस के पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? आईएमपीएस क्या होता है? आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, है ना। आईएमपीएस की जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो सेंडर भी हो सकते हैं, रिसीवर भी हो सकते हैं, एनएफएस भी हो सकते हैं, बैंकर भी हो सकते हैं। एनएफएस में मैंने क्या बताया था? एनएफएस में मैंने ये बताया था ना यार, नेशनल फाइनेंशियल स्विचेस। एनएफएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फाइनेंशियल स्विचेस, ठीक है, ठीक, नेशनल फाइनेंशियल स्विचेस।
IMPS फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय NPCI थ्रू इट्स एग्जिस्टिंग कौन से नेटवर्क, NFS नेटवर्क से। NFS क्या है, नेशनल फाइनेंशियल स्विचेस है ना। इससे क्या होता है कि जो ATM है, सारे ATM आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर मान लो अगर आपका बैंक मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, फिर भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। IMPS को कब लॉन्च किया गया था, 2012 में, ठीक। IMPS को कब लॉन्च किया गया, 2012 में। IMPS का फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस किसका फुल फॉर्म है, IMPS का, ठीक है। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड द डेली लिमिट ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांजैक्शन टू व्हाट अमाउंट फ्रॉम, देखो पहले 2 लाख था IMPS की, मतलब 2 लाख का अमाउंट आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बट अब ये बढ़ के 5 लाख हो गया, ठीक है। 5 लाख RBI ने ये गाइडलाइन जारी की तब बताया था, ठीक है। अब देखो, हाउ कैन एन इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड नंबर बी आइडेंटिफाइड। अब अगर हम आपको IFSC कोड को आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप ये देखोगे कि पहले वो क्या होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होना चाहिए, ठीक है। IFSC कोड अगर आपको देखना है, पता करना है, अगर मान लो बैंक में मेंशन नहीं है कि IFSC क्या है, तो बट आपको IFSC कोड को ढूंढना है, तो आप जानोगे जब इन्फॉर्मेशन की IFSC जो है वो क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, कितने डिजिट का है, 11 डिजिट का, ठीक है। अब ये कहाँ पे, चेक पे भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इंडिविजुअल के चेक बुक पे भी IFSC कोड लिखा होता है, ठीक। दोनों ऑप्शन सही है यार, पासबुक पे भी लिखा होता है बट यहाँ पासबुक ऑप्शन नहीं दिया, ठीक। IFSC हैज़ हाउ मेनी डिजिट, 11 डिजिट होता है IFSC के बाद IFSC के पास, ठीक है। पहला जो 4 डिजिट है वो अल्फ़ाबेट बताता है बैंक का, और जो रिमेनिंग डिजिट है वो क्या बताता है, बैंक का ब्रांच, ठीक है, ठीक। नाउ NACH डेबिट इज प्रोडक्ट ऑफ, NACH डेबिट जो है प्रोडक्ट किसका है, कितनी बार बताया मैंने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये प्रोडक्ट है, NACH, है ना। NACH किसका प्रोडक्ट है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और NACH का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, NACH का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, क्या है, देखो NACH का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, है ना। हाउस पहले आपका एक सिस्टम हुआ करता था। अब देखो NACH के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। NACH क्या था, NACH जो है वो ECS को रिप्लेस करके आया है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज जो होता था उसको रिप्लेस करके आया। आप ये जानो कि ये जो NACH है वो ECS सिस्टम को रिप्लेस करके आया है, और NACH जो है वो कब आया है, दिसंबर 2012 में। क्या आया है, NACH इंडिया में दिसंबर 2012 में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। NACH क्या का काम क्या है, देखो ये फंड के प्लेटफॉर्म को क्लियर करता है NACH, और क्या करता है, इसके पास डेबिट और क्रेडिट वेरिएंट भी होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मोटिव क्या होता है NACH का, प्राइमरी मोटिव देखो NACH का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, है ना, सुन लो आप, ठीक है। तो इसका प्राइमरी मोटिव ये होता है कि ये लो वैल्यू को हाई वैल्यू की ट्रांसैक्शन को इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में डिमॉन्स्ट्रेट करे, दर्शाए, ठीक है। NACH इज ए फंड क्लियरिंग प्लेटफॉर्म सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग, देखो मैंने बताया ना NACH कैसे आया है, ECS को रिप्लेस करके आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस को रिप्लेस करके अब NACH आया। NACH कब आया इंडिया में, दिसंबर 2012 में, ठीक। NACH आया है, ठीक है। पहले NACH के पहले वो फंक्शन NACH का ECS करता था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक। नाउ देखो जो मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, मोबाइल आइडेंटिफायर डिजिट कितनी डिजिट का होता है, 7 डिजिट का, ठीक। तो मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर जब भी पूछे तो 7 डिजिट पे मार देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू UPI सिस्टम, अब देखो आप जानते हो UPI से आप हर दिन 1 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो ना, 1 लाख पर डे लिमिट है UPI की। अब UPI में जो आई है उसका क्या मतलब है, इंटरफेस, है ना। UPI में जो आई है उसका मतलब है इंटरफेस, और UPI के जो फुल फॉर्म है वो क्या है,
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यार। नाउ अब देखो जो BBPS है, BBPS इज एन इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम विच ऑफर, देखो BBPS क्या है? एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है जो ऑफर क्या करता है? इंटर ऑपरेबल बिल पेमेंट सर्विस है कस्टमर के लिए, है ना, एज वेल एज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एजेंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो BBS का, इसमें सिंपल सा BBS का फुल फॉर्म पूछा है, तो BBS का फुल फॉर्म है भारत बिल प्रोडक्ट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे QR का फुल फॉर्म पूछा है, QR सभी जानते हो, तो QR का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो जो भारत का QR कोड है ना, भारत QR कोड, एक भारत QR कोड नेम है ना, एक सिस्टम का, बैंक के रिफॉर्म के, तो उसका उसका यूज कहाँ करते हैं हम? पेमेंट टू मर्चेंट, मतलब जो व्यापारियों को देना पड़ता है पेमेंट, उसके लिए हम भारत QR कोड यूज करते हैं। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे मर्चेंट की दुकान पे लगा रहता है। अब देखो जो भीम है, उसमें भी आई का मतलब इंटरफेस है। भीम का क्या मतलब होता है? भीम का जो फुल फॉर्म है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस है, इंटरफेस फॉर मनी, आई फॉर इंटरफेस। अब देखो जो भारत का QR कोड है ना, लेटेस्ट इनिशिएटिव टू बूस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन विल मेक यूज ऑफ QR कोड। मैंने बताया था यार, ये जो QR कोड UPI वगैरह है वो कहाँ से आया है? नेशनल, किसके अंदर डेवलप हुआ है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे। आगे हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा बैंकिंग कमिटी एंड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स। सो थैंक यू फॉर टुडे, होप यू गुड लक फॉर योर एग्जाम, बी प्रिपेयर्ड।